बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोबिया हुसैन और आज हम देखेंगे कंप्यूटर की जनरेशन्स को। आज हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर की जनरेशन से क्या मतलब है। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था जो डिज़ाइन किया गया था वो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। एक रूम के साइज़ के बराबर उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे, जिसकी वजह से उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम देखते हैं आज का जो हमारा कंप्यूटर है उसका साइज़ काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, यहाँ तक कि आपके हाथ में भी एक कंप्यूटर मौजूद है जिसे हम सेल फोन कहते हैं। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसका मतलब ये है कि उसके हार्डवेयर में जिस तरह से चेंज आता रहा है उसके साथ साथ इसमें सॉफ्टवेयर में भी चेंज आता रहा है। यानी कि जो पहला सॉफ्टवेयर था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में और जो लास्ट जनरेशन यानी कि जो करंट जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, इसका सॉफ्टवेयर, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी होती है और इवैल्यूएशन होती है वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, तो इसे हम कहते हैं कंप्यूटर जनरेशन। तो देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें इसका टाइम पीरियड 1942 से 1955 था और इसमें डाटा की प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी। जी हाँ, वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। ट्यूब्स जो कि एक ट्यूबलाइट जिसे हम कहते हैं काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ी थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। इसके कुछ फ़ायदे भी थे, अब इसके कुछ नुकसान भी थे। फ़ायदा इसका ये था कि ट्यूब टेक्नोलॉजी से कम ये तो पॉसिबल था कि जो डिजिटल कंप्यूटर्स थे वो डिज़ाइन किए गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0-1 की फॉर्म में डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए वो कंप्यूटर डिज़ाइन हो चुका था। और इसके साथ ये कि ये जो भी डाटा हम इसको कैलकुलेट करने को देते तो वो मिली सेकेंड्स में काम करता था एज कम्पेयर टू ह्यूमन, यानी कि इंसानों के मुकाबले में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो काम मिली सेकेंड्स में परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अब इसके कुछ नुकसान भी थे कि इसका साइज जो था वो काफी बड़ा था और ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था। चूंकि साइज ज्यादा हो जाने की वजह से एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा थी। इसके अलावा एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो जाने की वजह से ये जल्दी हीटअप हो जाते थे। रिलायबल इसलिए नहीं थे क्योंकि ज्यादा जब हीटअप हो जाते थे तो कोई ना कोई उसका जो कंपोनेंट था वो डैमेज हो जाता था या कोई उसमें प्रॉब्लम हो जाती थी, फेलियर हो जाता था, ब्रेक हो जाता था, तो इस वजह से ज्यादा रिलायबल नहीं थे। उनको कूल करने के लिए एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थी और कांस्टेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड थी। ये बात हम रिलेट कर सकते हैं कि जब वो जितना जल्दी वो खराब हो रहे थे तो जाहिर है उनको ठीक करने के लिए उसकी बार बार मेंटेनेंस की भी जरूरत थी। नॉन पोर्टेबल थे, बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी नहीं कर सकते थे, वो जहाँ पर थे वहीं पर ही फिक्स्ड थे। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा कॉस्टली थे क्योंकि उस वक्त अभी इनके जो एक फंक्शनैलिटी थी वो भी लिमिटेड थी, तो इस वजह से काफी ज्यादा कॉस्टली थे। लिमिटेड कमर्शियल यूज था। वही बात है कि इसमें चूंकि अभी ज्यादा वैरायटी नहीं थी तो इसलिए इसको कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। स्पीड में स्लो थे एज कम्पेयर टू करंट कंप्यूटर, यानी कि अभी का जो कंप्यूटर है वो ज्यादा फास्ट है लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन था वो काफी ज्यादा स्लो था। और प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज भी काफी ज्यादा कम थी, यानी कि हम वही बात करें ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं कर सकता था। इसमें बहुत ही कम सॉफ्टवेयर थे वो इसमें ऑपरेट हो रहे थे। मशीन लैंग्वेज को सिर्फ अंडरस्टैंड करता था, यानी क्या है कि ये मशीन लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है और एक इंसानों की लैंग्वेज होती है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं और जो इंसानों की लैंग्वेज होती है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी उसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है। इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाली मशीन सिर्फ करंट को समझती है और करंट का जो फ्लो होता है वो 0 और 1 पे या तो ऑन और ऑफ स्टेट पर मौजूद होता है। तो इसलिए हम उसको ऑन और ऑफ स्टेट को यानी 0 और 1 को हम फिर बाइनरी कहते हैं, यानी कि हमारे पास बाइनरी होती है जिसके जरिए ये कंप्यूटर ऑपरेट करता है। बाइनरी यानी 0 और 1 की फॉर्म में, ऑन और ऑफ स्टेट की फॉर्म में। तो कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करते थे, यानी सिर्फ बाइनरी को। और बाइनरी क्या थी, वो करंट का फ्लो था कि ऑन और ऑफ स्टेट में जो सर्किट्स में वो फ्लो करता था। फिर क्या है कि इसमें जो डाटा को स्टोर करने के लिए जो है मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे जो कि बहुत ज्यादा डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। और पंच कार्ड यूज होते थे इनपुट करने के लिए, यानी उस वक्त कीबोर्ड माउस वगैरह नहीं होते थे। एक पंच कार्ड, एक कार्ड होता है जिसके अंदर कुछ होल्स होते हैं, उन होल्स में से 0-1 की फॉर्म में डाटा पास होता था। तो जो करंट का पास होना यानी उस होल को फिल कर देता था और जो नहीं पास होता तो वो ब्लैंक रहता था। तो इस तरह से पंच कार्ड के जरिए वो डाटा इनपुट किया जाता था और जो आउटपुट भी आती थी वो भी इसी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में आती थी।
और ये वर्सटाइल नहीं थे और बहुत ज़्यादा फॉल्टी थे। अभी तक इस प्रोग्रामिंग इसमें की जा रही थी तो ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल नहीं थे। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या किया गया कि वैक्यूम ट्यूब्स को हटाया गया और उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर्स लगाए गए। अब ट्रांजिस्टर से क्या फ़ायदा हुआ कि कंप्यूटर का जो एक साइज़ था वो रिड्यूस हो गया, वो बहुत ही कम साइज़ में आ गए। और चूंकि वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा हीटअप होने की वजह से ख़राब हो जाती थी तो लेकिन अब ट्रांजिस्टर की वजह से वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, तो इस वजह से ये रिलायबल थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसके अलावा ये कि इसमें चूँकि ट्रांजिस्टर की वजह से ये लेस एनर्जी कंज्यूम करते थे और इसलिए ये ज़्यादा हीटअप भी नहीं होते थे और इसका जो इस्तेमाल था अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किया जाने लगा था। स्पीड ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी सेकेंड जनरेशन में, यहाँ तक के डाटा को माइक्रो सेकेंड्स में, हम पहले जनरेशन की बात करते हैं तो वो मिली सेकेंड्स में काम हो रहा था, जबकि सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें डाटा की प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो सेकेंड तक आ चुकी थी। यानी कि अब जो भी काम था वो पहले कंप्यूटर की निस्बत ज़्यादा फास्ट हो रहा था। असेंबली लैंग्वेज को भी यूज़ कर रहे थे, यानी लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमने पहले देखा कि एक मशीन लैंग्वेज होती है और सेकंड क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें निमोनिक्स होती हैं, कुछ कोड्स होते हैं 0-1 की फॉर्म से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं। जैसे कि अगर हमने दो इंटीजर्स को, दो नंबर्स को अगर हमने सम करना है तो हम वहाँ पर सम SUM सम लिखेंगे। इस तरह से अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB सब के कोड के साथ हम वो नंबर्स देंगे। तो 0-1 की फॉर्म से हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ गए हैं कि वहाँ पर कुछ कोड्स या निमोनिक्स यूज़ करते हुए डाटा को प्रोसेस किया जाने लगा। एक्यूरेसी जो थी वो पहले की निस्बत थोड़ी सी इंप्रूव हो गई थी, लेकिन स्टिल इसमें कुछ नुकसान भी थे कि यहाँ पर एयर कंडीशनिंग अभी भी इनको ज़रूरत थी और मेंटेनेंस अभी भी इनको चाहिए थी। दूसरा ये कि कमर्शियल प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी। मतलब किसके वर्क हो रहा था स्लोली तो ये मज़ीद वक्त के साथ साथ बेहतर होना शुरू हुई है। और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, एक होता है जनरल पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। और स्पेसिफिक में क्या होता है कि जस्ट एक ही वर्क या दो वर्क किए जा सकते हैं, जबकि जनरल का मतलब होता है कि हर तरह के यूज़र के लिए, हर तरह के टास्क करने के लिए ये सिस्टम वर्क कर सकता है। जबकि हम स्पेसिफिक की बात करें तो एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए ये कंप्यूटर डिज़ाइन किया जाने लगा था। कॉस्टली और नॉन वर्सटाइल था, यानी कि यही बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा भी महंगे थे और ज़्यादा वर्सटाइल नहीं थे। वर्सटाइल मीन हमने जैसे अभी कंप्यूटर के करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि मल्टीपल टास्क या मल्टीपल एप्लीकेशन जब एक ही मशीन पर ऑपरेट करें तो हम कहते हैं कि ये मशीन जो है वर्सटाइल है। फिर वक्त हम कह रहे हैं कि जब ये है ही स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि एक काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि वर्सटाइल नहीं था। इसके अलावा स्टिल अभी भी इनपुट करने के लिए पंच कार्ड ही यूज़ होते थे, यानी कीबोर्ड जो है अभी तक सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर थे ट्रांजिस्टर, उसका एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा। तो थर्ड जनरेशन में उसी ट्रांजिस्टर्स की तादाद को बढ़ा के एक इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन किया गया, जिसमें ट्रांजिस्टर्स थे, डायोड थे, कैपेसिटर्स थे, रेजिस्टर्स लगाकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया गया। तो ट्रांजिस्टर की निस्बत ये ज़्यादा बेटर था क्योंकि इसमें कंपोनेंट ज़्यादा हो जाने की वजह से इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई थी और साइज़ में क्या था कि वो सेकेंड जनरेशन से भी थोड़ा सा कम हो गया था। अब फ़ायदे ये थे कि साइज़ इसका कम हुआ है और ज़्यादा रिलायबल हो चुका है, लेस एनर्जी कंज्यूम कर रहा था और जो हीट थी उस फर्स्ट 2 जनरेशन के मुकाबले में अब इसमें कम थी। साथ साथ ये कि टोटली अब ये जनरल पर्पस हो चुके थे। मेंटेनेंस कॉस्ट जो थी वो काफ़ी कम हो गई थी क्योंकि हार्डवेयर फेलियर कम हो गया था। हार्डवेयर फेलियर कम हो जाने की वजह से इसकी मेंटेनेंस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी और टोटली ये जनरल पर्पस थे, यानी कि अब इसके ऊपर मल्टीपल टास्क या मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते थे। हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट इसमें हम कह सकते हैं। हाई लेवल मीन कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, तो इस तरह से इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसको इंसान अच्छी तरह समझ सकता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो थर्ड जनरेशन में यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जाने लगी। क्वेश्चन ये होता है कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज थी तो क्या कंप्यूटर में एज इट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू प्रोसेसिंग होने लगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज से जस्ट प्रॉब्लम राइट होता था, उसके बाद उसको जब कंप्यूटर के हवाले करते थे प्रोसेसिंग के लिए तो कंप्यूटर उसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को या प्रॉब्लम को दोबारा से बाइनरी में कन्वर्ट करके प्रोसेसिंग के लिए भेजता था, जो कि आज का कंप्यूटर भी यही काम करता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये जस्ट हमारे एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। बिहाइंड कंप्यूटर हमेशा चूँकि उसके सर्किट्स बने हुए होती हैं, उसमें कुछ गेट्स लगे हुए होते हैं, ये करंट के ज़रिए चलता है, बैटरीज के ज़रिए चलता है, तो इसमें हमेशा 0-1 की फॉर्म में ही डाटा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें स्टोरेज की जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी
और वर्सटाइल हो चुका था, लेस एक्सपेंसिव था और उसकी जो एक्यूरेसी थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी थी। कमर्शियल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और इसमें अब माउस और कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कराया गया था। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि इसमें अभी भी एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थी और हमने बात की है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए थी। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसका जो एक टाइम पीरियड था वो 1975 से प्रेजेंट में है, अभी भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि ट्रांजिस्टर से हम कह रहे हैं कि हम आईसी की तरफ मूव किया और आईसी का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कि आईसी की तादाद को बढ़ा दिया गया। तो हम इसे देख रहे हैं कि इसमें उन्होंने जो नाम दिया उसका वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर एक्चुअली जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो यही एक चिप होती है जो कि प्रोसेसिंग करती है, जो भी उसको डाटा दिया जाता है उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। एक्चुअली यही माइक्रो प्रोसेसर होता है। फायदे थे इसमें ये कि पहले जनरेशन की निस्बत ये कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, रिलायबल था और साइज में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता चला गया है और एनर्जी कंजप्शन पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी जिसकी वजह से बहुत कम हीट जनरेट करता था और फैन अभी भी चाहिए थे ताकि वो उसको प्रोसेसर को कूल रख सके। एयर कंडीशनिंग अब ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फ़ैन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ चुका था, तो इसलिए यहाँ पे एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड नहीं थी। स्पीड में बहुत ज़्यादा बेटर था, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस थी वो मिलियन और बिलियन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस यानी कि पर सेकंड परफॉर्म कर रहे थे। टोटली जनरल पर्पस की बात करती हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा इससे सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की बात करती हैं, मज़ीद एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग की बात करती हैं, तो इस पर ये वर्क हो रहा था और रिपेयरिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, यानी मेंटेनेंस इसको ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं थी। अब ये इतने सस्ते हो गए थे कि हर यूज़र इसको परचेज कर सकता था। तमाम टाइप की जो हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जावा है, C++ है या इसके अलावा PHP है और विजुअल बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रान है, पास्कल है, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो ये इस वक्त जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो इनको सपोर्ट कर रहा था, यानी कि इस लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन डिज़ाइन की जा रही थी। डिसएडवांटेजेस ये है कि अभी भी माइक्रो प्रोसेसर को डिज़ाइन करने के लिए कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किए जाएँ तो ये एक अभी भी स्टिल एक मसला था, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को डिज़ाइन करना अभी भी एक मसला था कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए जो कि माइक्रो प्रोसेसर को डिज़ाइन कर सके। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो कि अभी भी है और बियॉन्ड भी जाएगा और इसमें हमारा एक मेन पॉइंट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर को इस काबिल बनाया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह बिहेव कर सके, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहाँ तक हम बात करते हैं तो आज का जितनी भी हमारी वर्किंग हो रही है मुख्तलिफ फील्ड्स में, टोटली गेमिंग की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, ये सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ तक कि अगर आप गूगल की भी बात करते हैं तो गूगल पर जब आप कोई क्यूरी देती हैं किसी चीज़ को सर्च करने के लिए तो गूगल आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि यूज़र अपने क्यूरी में प्रिसाइज हो सके, वो ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेट क्यूरी अप्लाई करे ताकि उसको अपना रेलिवेंट रिजल्ट मिल सके। जैसे हमारे पास रोबोटिक्स हैं या न्यूरल नेटवर्क्स हैं या एक्सपर्ट सिस्टम है, तो ये सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे होते हैं। जी क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर और अब हम इसकी समरी कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हमने देखा कि कंप्यूटर जनरेशंस क्या होती हैं। कंप्यूटर जनरेशन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में मौजूद जो टेक्नोलॉजी है उसे वक्त के साथ साथ उसका साइज पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी। चूँकि वैक्यूम ट्यूब्स में एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा थी, वो हीटअप हो जाती थी और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से वो डैमेज हो जाती थी, तो इसलिए वो रिलायबल नहीं थी। तो इस तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी टेक्नोलॉजी में जो चेंज होता रहा है तो इस चेंज को हम जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं और इसमें ना सिर्फ हार्डवेयर चेंज होता रहा है बल्कि सॉफ्टवेयर भी इसके साथ साथ चेंज होता रहा है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी हमेशा हर जनरेशंस में रही है। हम देख सकते हैं कि आज का कंप्यूटर हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो ये टेक्नोलॉजी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों साइड पे चेंज होती रही है। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था, जिसमें हमने देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होने की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होती, जिसकी वजह से हमने वैक्यूम ट्यूब्स को चेंज करके ट्रांजिस्टर ले आए। ट्रांजिस्टर
साइज़ में वैक्यूम ट्यूब्स की निस्बत काफ़ी छोटे थे और इसमें एक जो प्रोसेसिंग पावर थी वो वैक्यूम ट्यूब्स की निस्बत ज़्यादा थी। इससे कंप्यूटर का साइज़ भी रिड्यूस हो गया और एनर्जी भी कम यूज़ होने लगी और इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ होती थी अब इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ होने लगी। फिर ये था कि अभी तक इसमें इनपुट के लिए कोई ख़ास मेथड नहीं था। कीबोर्ड और माउस अभी तक इस जनरेशन में नहीं थे बल्कि पंच कार्ड को यूज़ करते हुए इनपुट किया जाता था। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और माउस का कॉन्सेप्ट आया और इसमें जो टेक्नोलॉजी थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, जो कि ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा तो ट्रांजिस्टर्स की तादाद को बढ़ाते हुए इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगाए गए जिसमें डायोड थे, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स की एक चिप लगाई गई, सिलिकॉन की चिप होती है जिससे लगाया गया है और इससे कंप्यूटर का साइज़ तो कम हो गया और साथ साथ इसकी स्पीड भी बढ़ गई है। और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस करा दी गई थी, यानी कि जो ऐसी लैंग्वेजेस जो इंसान अंडरस्टैंड करता है और उसी को समझते हुए वो कंप्यूटर में अपना प्रोग्राम या अपना प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर को समझाता है। इसके बाद ये कि फोर्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट के कॉन्सेप्ट से आगे यानी कि उनकी तादाद को बढ़ाकर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को लगा दिए जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर से जो काम था वो मिलियन एंड बिलियंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पर होने लगा और कमर्शियल प्रोडक्शन का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा हो गया था और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गए थे, इसमें फेलियर काफ़ी कम था और इसी तरह से और भी इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। बाकी ये कि लास्ट जो हमारे पास है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, इसे हम कहते हैं कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर को इस काबिल बनाया जाता है कि वो इंसानों की तरह बिहेव करे, यानी इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह किसी न किसी हद तक क्वेश्चन का आंसर करे। तो हम देख रहे हैं आज के दौर में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाई गई है। तकरीबन ही आज का कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करता है। बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करते हैं यानी पैटर्न रिकॉग्निशन की बात करते हैं, ये सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।